नमस्कार साथियों। आज हो गई है दिनांक 13 जुलाई और करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आज की खबरों में सुर्खियों में रहे। तो पीआईबी से लेकर के आपके राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और तमाम इंपॉर्टेंट जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी खबरें हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं और वो भी इस अंदाज में कि आपको आरएस की प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों में मदद मिल सके। तो कंटिन्यूटी के साथ हम इसमें मेहनत कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो इन्हें देख रहे हैं वो इसे पसंद भी कर रहे हैं और रेगुलरिटी के साथ में मेहनत भी कर रहे हैं। तो शुरुआत में अभी हमारे पास बच्चे कम है, लेकिन समय के साथ में आप जानते हैं जैसे जैसे हम कंटिन्यू रहेंगे बढ़ते जाएंगे। तो आप तो बस अपने फोकस्ड रहिए और तैयारी करते रहिए। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि वेवेक्स करके एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम सरकार चला रही है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम आयुष, एआई और डब्ल्यूएचओ की जो एक रिपोर्ट हाल ही में इन दोनों को लेकर के आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम सर्टिन जो कि हमारी एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है इंडिया की, उसके द्वारा जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम भारत की जो 44वीं विश्व धरोहर विरासत घोषित की गई है हाल ही में, उस पर विस्तार से बात करेंगे। और अंत में कुबेरपुर में जो एक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन का एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है और कैसे एक लैंडफिल साइट को एक लैंडमार्क बनाया गया है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम एक साथ कवर अप करेंगे आज की कक्षा में एक एक करके। तो आप अगले 20 से 25 मिनट मेरे साथ बने रहिए और इसका भरपूर आनंद आप उठाइए ताकि आपकी तैयारी में आप और एक कदम आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वेवेक्स के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, वेवेक्स क्या है? वेवेक्स एक तरह का स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। स्टार्टअप एक्सेलरेटर का मतलब जो स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करने में या आगे बढ़ने में मदद करता है। स्टार्टअप क्या होते हैं? स्टार्टअप बेसिकली कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ में शुरू किए गए नए व्यवसाय होते हैं जिनमें जोखिम भी होता है लेकिन उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में संभावनाएं होती है। और सरकार हमेशा प्रयास करती है कि इस तरह के व्यवसायियों को, उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि एक नया इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज का तैयार किया जा सके। तो हमारा जो यहाँ पर ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट का जो क्षेत्र है, मतलब बेसिकली आप मान के चलिए, चाहे वो आपके मूवीज हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो सॉन्ग हो, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं, बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री वाला जो कंप्लीट जो एरिया है, ओटीटी पे प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट आपको मिलते हैं, गेमिंग, ग्राफिक्स, इस तरह की तमाम चीजें और एक्सटेंडेड रियलिटी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। उन सभी के लिए एक वेव्स करके कार्यक्रम हमारे यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये समिट आपके मई 2025 में आयोजित हुई थी मुंबई में। तो सरकार ने एक नया वेव्स नामक प्रोग्राम शुरू किया है जो एक प्रकार की समिट है, सम्मेलन है, जहां पर लोग जुटते हैं और ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में स्कोप को देखने का प्रयास करते हैं। और इसी के क्रम में वेवेक्स को जो है लॉन्च किया गया है, जो एक तरह से इस वेव्स के अंतर्गत जो स्टार्टअप चयनित किए जाते हैं या जिन आइडियाज को चयनित किया जाता है उनको एक्सेलरेट करने में ये मदद करता है। तो वेव्स तो समिट है, जबकि वेवेक्स वो एक्सेलरेटर है जो इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो उद्यमियों को, युवाओं को, इन सभी को सपोर्ट करता है ताकि फिल्मिंग, म्यूजिक, गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में नए आइडियाज को आगे बढ़ाया जा सके। तो वेव्स का जो हमारा मई में प्रोग्राम हुआ था उसमें लगभग 30 स्टार्टअप को चुना गया है, जिसको मेटा, गूगल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और एनवीडिया जैसे जो दिग्गज हैं उनके सामने आने का मौका मिला और लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग इन लोगों को मिल पाई है। इसी वेवेक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर ने क्या किया है, हाल ही में एक तो कला सेतु नाम का और एक भाषा सेतु नाम का चैलेंज शुरू किया है। चैलेंज बेसिकली क्या होता है, इसमें एक फंडिंग होती है और उसमें आपको एक नया आइडिया लाने के लिए कहा जाता है। तो कला सेतु के अंदर एक ऐसा आइडिया जिसमें एआई की मदद से मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेट किया जा सके उसकी बात की गई है। और दूसरा भाषा सेतु, जिसमें एआई पर आधारित जो अनुवाद है, मतलब आप देखते होंगे फिल्मों की जो डबिंग होती है, वो डबिंग करने का या फिर उसकी कॉपी और उसको जो है ट्रांसलेट करने का काम इसके अंतर्गत करने की बात कही गई है। ठीक है, तो वेवेक्स एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना चाहता है जो फिल्मिंग, गेमिंग, एनिमेशन इन सब में काम कर रहे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखें तो इसके 4 पिलर है, मतलब हमारा जो वेव्स करके जो हमारा प्रोग्राम है या वेवेक्स जो है उसके 4 पिलर क्या क्या है। एक तो है प्रसारण और इंफोटेनमेंट, है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग वाले जितने भी, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो फिल्में हो, सभी चीजें इसमें कवर होती हैं। डिजिटल मीडिया और उससे जुड़े हुए जितने भी इनोवेशन है उसको ये कवर अप करता है। तीसरा है एवीजीसी एक्सआर,
अब ये समझ लेते हैं एवीजीसी एक्सआर क्या है। ये कुछ वर्ड से बना हुआ है, ए वी जी सी और उसके बाद में एक्सआर, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपका ऑडियो, ठीक है, ए फॉर ऑडियो। इसी तरह से वी फोर आ जाता है आपका विजुअल, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पर गेमिंग और चौथे नंबर पर आता है आपका सी से, तो ऑडियो, विजुअल, गेमिंग और सी, सी एक और आपका है इसी में, ठीक है, जिसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक्स आर का मतलब होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जिन एरियाज के अंदर एवीजीसी एक्सआर करके और एक पूरा समूह इसको बताया जाता है, और इस समूह के माध्यम से जो है ये सारी के सारे प्रयास किए जाते हैं अलग अलग सेक्टर में। राजस्थान में भी जो है दिसंबर 2024 में एवीजीसी एक्सआर, ठीक है, ये एक हमारे क्या लाई गई थी, पॉलिसी लाई गई थी, जिसके माध्यम से ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात कही गई थी और एक इकोसिस्टम इन सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करने की बात यहाँ पर कही गई थी, ठीक है। तो ये है आपका वेव्स स्टार्टअप एक्सीलरेटर से जुड़ी हुई बात। तो ये सी का क्या मतलब है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे अभी रिकॉल ही नहीं हो पा रहा है, तो हम इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा क्लास के बीच में। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत से प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं जिसमें परंपरागत ज्ञान को जो है तकनीक के साथ में जोड़ा जा रहा है, और इसी तरह का एक प्रयास एआई के क्षेत्र, जो एआई है उसका हो रहा है आयुष के क्षेत्र में। तो अब आयुष के क्षेत्र में भी एआई का प्रयोग किया जा रहा है, और भारत सरकार भी बहुत से प्लेटफॉर्म जिसमें सही पोर्टल, नमस्ते पोर्टल और इस तरह के तमाम जो है प्रयासों के माध्यम से ये कोशिश कर रही है कि परंपरागत ज्ञान को आधुनिक एआई तकनीकों से जोड़ करके लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जा सकें। आइए इसको समझते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। तो WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को देखता है, उसके द्वारा जो है हाल ही में एक रिपोर्ट पारंपरिक चिकित्सा में एआई के अनुप्रयोग का मानचित्रण, मतलब अगर देखें तो एक तरह से ये मैपिंग करता है हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनके उनके अंतर्गत एआई के कैसे अनुप्रयोग किए जा सकते हैं और एआई कैसे उसको आधुनिक बनाने में मददगार हो सकती है। मतलब आप देखते होंगे कि नाड़ी पकड़ करके पहले के वैद्य हमें बता देते थे कि क्या उसमें चेंजेस हैं, क्या चीजें हैं, या क्या स्वास्थ्य में क्या बदलाव हो रहे हैं। लेकिन अब एआई का प्रयोग करके और नाड़ी के माध्यम से या नाड़ी तंत्र को जानने की जो पद्धति है उसके साथ में उसको संयोजित करके और ज्यादा बेहतर परिणाम यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत किस प्रकार से एआई, मशीन लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से पारंपरिक निदान विधियां जैसे कि नाड़ी परीक्षण, प्रकृति मूल्यांकन, तो किसी भी व्यक्ति की जो प्रकृति है, ठीक है, नेचर का परीक्षण करके और उसका एवेल्यूएशन करके देखा जाता है, और जीभ परीक्षण आपने देखा होगा ना, कई डॉक्टर जीभ को देखकर भी ये बता देते हैं कि उसको क्या बीमारी है, किस तरह की उसके साथ में समस्या है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें सही पोर्टल, नमस्ते पोर्टल और आयुष रिसर्च जैसे पोर्टल सम्मिलित हैं जो सरकार ने अपनी तरफ से शुरू किए हैं, ताकि हमारे यहाँ पर न केवल पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण किया जा सके बल्कि उसको अब आधुनिक गतिविधियों के साथ जोड़ा भी जा सके। इसी क्रम में भारत की तरफ से एक पहल आयुर्जेनोमिक्स भी जो है शुरू की गई है। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, आयुर्वेद और जीनोमिक्स का संगम किया गया है, ठीक है, जिसमें एआई की सहायता से रोगों के जीन आधारित जो संकेत है उनकी पहचान की जाती है, और व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य के लिए जो भी अनुकूलता हो सकती है, जो भी सही सलाह हो सकती है, वो देने का भी इसमें कोशिश किया जाता है। अब हम इसमें ये सही पोर्टल और नमस्ते पोर्टल दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों पोर्टल्स का क्या मतलब है। तो सही पोर्टल जो है ये हमारे हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान ये दरअसल क्या करता है, ये हमारे जितने भी आयुर्वेदिक ऐतिहासिक छापे हैं, मतलब आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स हैं, उन सभी को क्या करता है, प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें हमारी जितनी भी प्राचीन पारंपरिक ज्ञान हमारे पास जो इम्प्रिंट्स के रूप में अवेलेबल है, उस ज्ञान को मूर्त, पुरातात्विक और बाकी अन्य संसाधनों के माध्यम से क्लियर करने का या फिर लोगों के सामने स्पष्ट तरीके से रखने का एक तरीका है, जिसे हम सही पोर्टल के नाम से जानते हैं। दूसरा है नमस्ते पोर्टल, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल आयुष
मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात नमस्ते। मतलब आप जानते हैं कि आयुर्वेद में विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है, इसी तरह से यूनानी में भी ऐसा ही है। तो अलग अलग हमारे जो आयुष के जो एरियाज हैं उसमें जिन जिन नामों का प्रयोग किया जा रहा है उनको स्टैंडर्डाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। आज के वर्तमान के जो हमारा जो मेडिकल जो फील्ड है उसमें जिन टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में जिन टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है उसको रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग हमारी इन पद्धतियों में अलग अलग बीमारियों के लिए जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है उनके साथ, और उसी को हम नाम दे रहे हैं नमस्ते। तो एक मानकीकृत शब्दावली और रुग्णता कोड इसमें डेवलप किया जाएगा ताकि आज की हमारी जो आयुष चिकित्सा प्रणालियां हैं उनको मानकीकृत किया जा सके, उनको एकीकृत किया जा सके, ये कोशिश यहाँ पर इसमें की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लगातार क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं और इसी क्रम में क्वांटम के क्षेत्र में होते बदलाव को दर्शाते हुए हमारा जो सर्ट इन है अर्थात सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है इंडिया की, भारत की, उसके द्वारा हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जो दर्शा रही है कि कैसे जो वर्तमान में हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इकोनॉमी है वो धीरे धीरे क्वांटम इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रही है। आइए समझते हैं कि क्या इसमें बदलाव हो रहे हैं। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है जिसको हम सर्ट इन के नाम से जानते हैं, उसने एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम है सीसा, इसके साथ में मिलकर के और एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस। ये एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वर्तमान के परंपरागत कंप्यूटिंग अर्थात बाइनरी कोड सिस्टम पर आधारित जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स पर बेस्ड जो हमारी आज की डिजिटल इकोनॉमी है उसको अब धीरे धीरे क्वांटम इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो अभी तक आपके रिसर्च लैब्स तक सीमित थे अब वो धीरे धीरे वास्तविक धरातल की ओर आ रहे हैं। उससे रिलेटेड चिप्स, प्रोसेसर्स और इवन यहां तक कि कंप्यूटर्स का भी निर्माण होना शुरू हो गया है और बड़े बड़े दिग्गज इसके क्षेत्र में सामने आने लगे हैं। अगर हम देखें तो एक विलो नामक चिप लॉन्च की गई थी दिसंबर 2024 में। हालांकि इसका जो डेवलपमेंट है वो लगभग 2016 से ही किया जा रहा है गूगल के द्वारा और पहली बार उन्होंने 2016-17 में पहली लॉन्च की थी अपनी चिप, लेकिन अब फाइनली एक बेहतर स्तर पर काम करने वाली विलो चिप दिसंबर 2024 में लॉन्च की गई जिसमें गूगल ने जो है एक 105 क्यूबिट की एरर करेक्शन में बहुत ही बेहतरीन करने वाली नई चिप को इजाद यहां पर किया है। तो क्यूबिट बेसिकली जैसे हमारे बिट या बाइनरी कोड जो है हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स का आधार है, उसी तरह से क्यूबिट या क्वांटम बिट जो है हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग का आधार होता है। उसी पर आधारित एक यहाँ पर ये किया गया है। इसमें सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन पर आधारित क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो क्यूबिट्स बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं जिनमें से एक होता है सुपर कंडक्टिंग लेवल पर ले जाकर के मतलब एक ऐसा तापमान जो कि सामान्य तापमान से काफी डिग्री सेल्सियस तक नीचे होता है वहां पर ले जाकर के और क्वांटम गुणों का प्रयोग करते हुए और इसका उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से कम तापमान पर क्वांटम व्यवहार ये करती है। तो इन क्यूबिट्स को कैसे तैयार किया गया? सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन के माध्यम से। विलो चिप एक ऐसी जटिल गणितीय समस्या को केवल 5 मिनट में हल कर सकता है जिसे कोई पारंपरिक कंप्यूटर अगर हल करे तो 10 सेप्टिलियन वर्ष लग जाएंगे। कितने? 10 सेप्टिलियन। 10 सेप्टिलियन का मतलब है अगर 10 की घात के आगे आप 25 लगा दो, इतने समय में जाकर के किसी भी एक पारंपरिक कंप्यूटर के द्वारा उस गणितीय समस्या का हल किया जाएगा जिसको ये कंप्यूटर केवल 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में कितनी बेहतरीन तरीके की हमारे पास में जटिल गणनाओं को करने में ये कंप्यूटर सक्षम हो पाएंगे। इसी तरह के और प्रयास हमारे और भी जो है संस्थानों के द्वारा किए गए हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने फरवरी 2025 में यानी इसी साल मेजराना 1 प्रोसेसर लॉन्च किया था। ठीक है, ये क्वांटम पर बेस्ड है और इसका लक्ष्य है 10 लाख क्यूबिट तक का विस्तार करना। इसने ये भी कहा है कि वो 2029 तक एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बनाएगा। तो ये है आपकी मेजराना 1 चिप जो कि तैयार की गई है किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एक कंपनी है क्वांटिनम जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी है। उसने एक चिप लॉन्च की है जिसको नाम दिया गया H21 क्वांटम कंप्यूटर। तो ये एक तरह से नया कंप्यूटर ही इन्होंने लॉन्च कर दिया है
ठीक है। और इस कंप्यूटर के माध्यम से इन्होंने इसमें जो क्यूबिट्स का प्रयोग किया है वो है ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स। तो ये ट्रैप्ड आयन भी एक प्रकार है क्यूबिट्स का। तो क्यूबिट अलग अलग प्रकार से जनरेट किए जा सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको पीछे, सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन से भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम ट्रैप्ड आयन भी कर सकते हैं। तो और भी नए नए तरीके इसमें खोजे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नया क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पर लॉन्च किया है किसने, आपके क्वांटिनम जो कंपनी है उसके द्वारा। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो 2025 को उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है। तो अपने आप में ही इसकी महत्ता को दर्शाता है। यूपीएससी ने इस साल यूएन के द्वारा घोषित किए जाने वाले जितने भी जो ईयर्स हैं उनको भी लेकर के क्वेश्चन दिया था आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो धीरे धीरे इसकी क्षमताएं सामने आ रही है, हालांकि इसकी वजह से साइबर सुरक्षा के जोखिम भी आ रहे हैं। दरअसल क्या होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग चूंकि क्लासिकल कंप्यूटिंग को सरपास करती है, उससे ऊपर है, उससे बेहतर है, तो वो क्या करती है कि वर्तमान में जो सुरक्षा संबंधी मानक हमारे नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटिंग में है उनको तोड़ने की क्षमता भी वो रखती है। इसी वजह से जैसे कि आरएसए एक प्रकार का सिस्टम है या एक एल्गोरिदम है जो वर्तमान समय की जो अत्याधुनिक हमारी सुरक्षा है, चाहे वो क्रिप्टो चेन्स में हो हमारे, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हो, ब्लॉकचेन सिस्टम में, या फिर वो हमारे जो आपने देखा होगा डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जिनमें जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसको आसानी से क्रैक कर सकता है कौन, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ऐसे में आज जो हमारे साइबर सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हैं वो सभी फेल होते दिखाई देते हैं, और इसीलिए ये एक बड़ी चिंता का भी विषय यहाँ पर बन करके आता है। दोस्तों कुछ शब्द भी आपको समझने चाहिए इसके अंतर्गत। जब हम तुलना करते हैं किसी क्वांटम कंप्यूटर की और एक क्लासिकल कंप्यूटर की, तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं हम रैंडम सर्किट सैंपलिंग। रैंडम सर्किट सैंपलिंग या आरसीएस एक बेंचमार्क है क्वांटम कंप्यूटिंग में, जहां पर कुछ यादृच्छिक मतलब रैंडम क्वांटम सर्किट जो है वो उत्पन्न किए जाते हैं, और ये काम क्वांटम प्रोसेसर्स पर होता है, जिससे जो भी आउटपुट आता है उसको फिर हम तुलना करते हैं हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है या क्लासिकल सिमुलेशन है उसके साथ, और फिर पता चलता है कि कैसे वो ज्यादा बेहतर होता है। तो क्वांटम और बेसिक जो नॉर्मल हमारा क्लासिकल है उनके बीच में तुलना करने, क्षमता का आकलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इससे प्रदर्शित होती है क्वांटम सर्वोच्चता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वांटम सुपरमेसी, ठीक है। तो क्वांटम सुपरमेसी या क्वांटम सर्वोच्चता अगर आपको कोई पूछे तो ये दर्शाना है कि क्वांटम सुपरमेसी या सर्वोच्चता उस बिंदु को संदर्भित करती है जिस बिंदु पर एक क्वांटम कंप्यूटर किसी समस्या को हल कर सकता है, लेकिन एक क्लासिकल कंप्यूटर उस समस्या का हल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक तरह से हम श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं क्वांटम को क्लासिकल के ऊपर। यही है क्वांटम सुपरमेसी, जिसको मापने के लिए जो बेंचमार्क है वो है रैंडम सर्किट सैंपलिंग। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको धीरे धीरे फैमिलियर होना पड़ेगा। इससे पिछली क्लास में हमारा क्वांटम पर एक और सेशन हुआ था जिसमें मैंने आपको बेसिक क्यूबिट्स के बारे में, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे सुपर इम्पोजिशन क्या होता है या कोहेरेंस क्या होता है, इन सब पर भी मैं आपसे बात कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं जो बैठक थी विश्व धरोहर समिति की, उसमें भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो मराठा के मिलिट्री लैंडस्केप था उसको, मतलब हमारे 12 से ज्यादा जो किले मराठों के समय रहे उन किलों को घोषित किया गया है। तो पूरे महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 12 अलग अलग स्थानों पर फैले इन किलों को अब भारत के 44वें विश्व धरोहर के रूप में जाना जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। तो बात करें तो यूनेस्को जो है उसकी पेरिस में विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित हुई, 47वां सत्र था। पिछले साल हमारे यहाँ पर भी इसका एक सत्र आयोजित हुआ था जुलाई के माह में, ठीक है। और इसमें जो मराठा सैन्य परिदृश्य है हमारा, मतलब एक तरह से मराठों के जो किले हैं उनको हमने विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाने में सफलता पाई है। ये 12 ऐतिहासिक किले हैं जो मराठा साम्राज्य के दौरान 11 महाराष्ट्र में बने और एक तमिलनाडु में है, ठीक है। ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर रहे। ये भारत की 44वीं विश्व धरोहर संपत्ति है। तो इससे पहले 43 संपत्तियां घोषित की गई थी और अब ये 44वीं हो गई है। 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक इनका निर्माण हुआ, और इनको एक तरह से कह सकते हैं कि जो रणनीतिक सैन्य दृष्टिकोण हमारे मराठा साम्राज्य का रहा है उसको प्रतिबिंबित करने का काम ये करते हैं। इनमें से अधिकतर दुर्ग अलग अलग तरीके से बनाए गए और दुर्भेद्य बनाए गए ताकि किसी भी तरीके से उनको जीता न जा सके। इनमें महाराष्ट्र में सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़,
सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग है। जबकि तमिलनाडु का एक किला जो गिंगी का किला है वो यहाँ पर इसमें सम्मिलित है। तो आपको याद रखना है कि 11 महाराष्ट्र में है और एक आपका कहां पर है, तमिलनाडु में। अब इनमें से देखें तो अलग अलग तरह के किले हैं, जैसे देखें तो सलन्हेर, शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी, ये जो 4-6 किले हैं ये पहाड़ी किले, मतलब इनका निर्माण किसी एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर किया गया है। प्रतापगढ़ की बात करें तो ये एक पहाड़ी पर है लेकिन जंगल में भी है, उस प्रकार से इसका निर्माण किया है। पन्हाला की बात करें तो पन्हाला एक पहाड़ी और पठार दोनों पर एरिया में, मतलब एक पठार एरिया भी है और वहीं पर पहाड़ी भी निकली हुई है, उसी पर इसको बनाया गया है। तो अगर बात करें हमारे सी शोर या तटरेखा पर तो विजयदुर्ग एक इस तरह का किला है। और अंत में समुद्र से घिरे किलों के रूप में खंडेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग इसमें सम्मिलित है। अगर हम बात करें तो अब तक भारत के लगभग जो स्थान चुने गए हैं उसके आधार पर भारत विश्व में 6ठे स्थान पर आ गया है और एशिया प्रशांत एरिया में दूसरे स्थान पर है। भारत के 62 से ज्यादा स्थलों को वर्तमान में विश्व धरोहर की संभावित स्थलों की सूची में भी रखा गया है। तो विश्व धरोहर में चयनित करने के कुछ मानक होते हैं और हमारी एक पिछली क्लास में मैंने आपसे इस मुद्दे पर बहुत डिटेल में बात की है। तो आप हमारी करंट अफेयर्स की 28 मई के बाद से जितनी भी क्लासेस आई हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके देखें। हर एक टॉपिक आपके आरएस परीक्षा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसके सिलेबस से रिलेटेड है और बहुत सोच समझकर उनका चयन किया गया है ताकि आप सबसे बेहतरीन और सबसे कम समय में तैयारी को आगे बढ़ा सकें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो इसी में आपके जो पिछले मैं थोड़ा रिवाइज भी करा देता हूँ, जो 41वां, 42वां और 43वां स्थान है। तो 2023 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 41वां स्थान घोषित किया गया जो रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी यादों से संबंधित है। 42वां स्थान आपके कर्नाटक के जो होयसल के मंदिर हैं जो 3 जगह पर है, बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा, इन तीनों को जो कि आपके होयसल जो साम्राज्य था उसकी वास्तुकला से जुड़े हुए उनको ये दर्शाते हैं। और 43वां आपका असम के मोइदम से जो 2024 में घोषित किया गया था लास्ट ईयर, और ये अहोम राजवंश की जो अपने जो पूर्वज हैं उनको दफनाने की जो परंपरा है, टीले बना करके जिसको उन्होंने रखा है, उसके रूप में इसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो ये तीन आपको 41, 42, 43 तीनों मैंने बता दिए और वर्तमान में जो किए गए हैं वो 44वां है, उस पर भी हमने डिटेल में बात कर ली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। लगातार जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ पर हम कुछ न कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में अब जो है आगरा में स्थित एक जगह है कुबेरपुर, उस कुबेरपुर को जो कभी एक लैंडफिल साइट मतलब कचरा डालने की जगह हुआ करता था, वहां आज हमने एक लैंडमार्क बना दिया है, मतलब उस जगह को साफ करके स्वच्छ बना दिया है, साफ सुथरा बना दिया है। और ये सब हो पाया 2 तकनीकों की वजह से, बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग। ठीक है, तो इन दोनों तकनीकों का प्रयोग करके कचरे का निस्तारण यहां से करने का प्रयास किया गया है। तो कुबेरपुर जो कि 2007 में इस तरह की एक लैंडफिल थी उसको यहाँ चेंज किया है। 2019 में यहाँ पर 300 टन प्रतिदिन अर्थात 300 टीपीडी क्षमता का एक कचरे से खाद बनाने का संयंत्र लगाया गया। इसके अलावा 4 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं मतलब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई गई और 100% कचरे का सोर्स बेस्ड पृथक्करण, मतलब जहां से कचरा आ रहा है वहीं पर उसको सेग्रीगेट कर लिया गया, जैविक कचरे में और अन्य कचरे के रूप में, सूखे कचरे के रूप में, और फिर उसको इसी तरह से घर घर जाकर के संग्रहण भी किया गया है। तभी जाकर के और कुबेरपुर का ये जो कचरे का जो ढेर था उसको कमी करने में मदद मिली है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी एक ऐसा कार्यक्रम है, अभिनव कार्यक्रम है जो बेसिकली ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयोजित होने वाले ग्रामीण और शहरी स्वच्छ भारत मिशन का एक घटक है। मतलब हमारा एक ओवरऑल स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है जो गांव और शहर दोनों को जोड़ता है, उसमें से एक भाग शहर के लिए जिसको हम अर्बन के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ पहला चरण, जिसमें हमने 4041 जो हमारे कस्बे हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनको 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले शहर के रूप में बनाने की बात कही थी। इसके बाद 2021 में हमने इसका दूसरा चरण शुरू किया 5 सालों के लिए, ये 2026 में अक्टूबर तक लागू होगा, अगले साल तक, है ना। और इसमें हमने ये कहा है कि जो हमारे शहर हैं उनको हम कचरा मुक्त स्थिति में रखें। ठीक है, तो ये सब हम, और लोगों के बीच में जो व्यवहार है वो स्वच्छ व्यवहार हो, मतलब लोग जानबूझ करके टॉयलेट्स का और जो भी सैनिटरी से संबंधित जो उपाय हैं उनका प्रयोग करें और इस तरह से बीमारियों से दूर रहें। अगर हम इस मिशन में देखें तो पहला इसका उद्देश्य सैनिटेशन। ठीक है, सैनिटेशन की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड की लैट्रिन जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये लगातार हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो जो टारगेट था उससे भी ज्यादा हमने अचीव इसमें कर लिया है।
कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट की बात करें तो 5 लाख के टारगेट के बजाय हमने 6.5 लाख से ज्यादा ऐसे कम्युनिटी टॉयलेट्स गठित किए हैं। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट या लिक्विड वेस्ट प्लांट हमने बनाए हैं, जिसमें 2 तरह के, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और फेकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ये दोनों बनाए गए। दोनों में अंतर क्या है? तो सीवेज ट्रीटमेंट में तो आपका अपेक्षाकृत ज्यादा जो तरल है उस रूप में होता है, जिसमें आपके मल के साथ अन्य भी होते हैं। लेकिन फेकल स्लज का मतलब होता है जो सीधा मल आधारित जो अपशिष्ट है, ठीक है, जो हमारे सीवेज के जो टैंक होते हैं उनसे, या जो टॉयलेट से निकलने वाली जो हमारी नालियां होती है उनसे आने वाला होता है। तो एफएसटीपी के लिए आपको, चूंकि उसमें बहुत से जीवाणु भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं बीमारियां फैलाने के लिए होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। इसी तरह से स्वच्छता के सर्टिफिकेशन हम दे रहे हैं ओडीएफ फ्री के लिए, तो अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें सिटीज को ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस की कैटेगरी में अलग अलग तरीके से रैंकिंग दी गई है। तो ये लेटेस्ट डेटा है हमारा। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात अगर हम करें, मतलब हमारा जो सूखे कचरे का जो, या फिर जो ठोस कचरा है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो उसके अंतर्गत हमने सॉलिड वेस्ट के लिए जो प्रोसेसिंग परसेंटेज है वो 80% पे पहुंच गया। मतलब जो कुल कचरा निकलता है उसका 80% आजकल हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। जो उपाय हम इसमें अपना रहे हैं उनमें बायोमेथिनेशन, वेस्ट से कंपोस्ट बनाना, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, मतलब मटेरियल रिकवरी का मतलब बेसिकली जो काम है अनयूज्ड ऐसा मटेरियल है जिसको दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको हम यहाँ से निकालते हैं। वेस्ट टू एनर्जी, तो कचरे से जो है हम ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। और सीएनडी वेस्ट और एसएलआरएम जैसे प्लांट जो है इसमें लगाए जा रहे हैं। गार्बेज फ्री रेटिंग भी यहाँ पर दी जा रही है अलग अलग सिटीज को, जिसमें 1 स्टार से लेकर के 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार जैसी रेटिंग्स भी दी जा रही है। तो ये है दोस्तों आरएस जंक्शन का करंट अफेयर्स का हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आरएस जंक्शन पर हमारी फाउंडेशन की क्लासेस रेगुलर हैं, और आप अगर विश्वास करते हैं हमारे कंटेंट की क्वालिटी में, आप यकीन रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी अपने एग्जाम में एक्सीलेंस लें और पहली बार में आप अपना एग्जाम क्रैक करें, तो आरएस जंक्शन के फाउंडेशन प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये प्रोग्राम आपको वर्तमान में मिल रहा है, तो आज ही इससे जुड़े और इसका लाभ उठाएं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।